हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का RDX GS गुरु में। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में कल हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, मूल अधिकार। उसका एक पार्ट कर लिया है जिसमें अनुच्छेद 24 तक हमने पढ़ लिया है। तो आज 25 से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद 25 25 क्या बोलता है? आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था कल। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो 25 बोलता है धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब अपने धर्म को मानने का, उसका प्रचार करने की 25 में स्वतंत्रता देती है। लेकिन 26 क्या बोलता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब अपने संस्थानों की, मतलब धार्मिक संस्थान स्थापित कर रहे हैं, उसका पोषण कर रहे हैं, स्वामित्व कर रहे हैं, प्रशासन कर रहे हैं, इन सब की स्वतंत्रता क्या है? अनुच्छेद 26 में है। धर्म मानने की, अपने प्रचार करने की 25 में, और धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की, मैनेजमेंट, यह है 26 में। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है? अनुच्छेद 27 बोलता है किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने की बाध्यता से स्वतंत्रता। मतलब 27 ये बोलता है कि कोई भी प्रदेश या कोई भी सरकार किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन करने के लिए कोई कर या टैक्स नहीं लगाएगी। ऐसे नहीं है, मान लो कि हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सरकार टैक्स लगाए और उसमें पैसा खर्चा करे, ये नहीं कर सकती है। 27 ये बोलता है। 28 क्या बोलता है? राज्य द्वारा पूर्णतः या अंशतः, यानी पूर्ण रूप से या थोड़ा बहुत रूप से, अंशतः पोषित शिक्षा संस्थानों में, मतलब राज्य के द्वारा किसी शिक्षा संस्थान को पैसा दिया जा रहा है, पूरा दिया जा रहा है, या तो फंड या थोड़ा बहुत दिया जा रहा है, तो उसमें क्या क्या चीज़ों पर रोक लगाई जाएगी? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसी जगह पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और विद्यार्थियों को धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने को बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब तो ऐसे संस्थानों में विद्यार्थियों से फोर्स नहीं किया जाएगा कि तुम जो है धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं इसमें भाग लो, ऐसे कुछ फोर्स नहीं किया जाएगा। अच्छा, 29 क्या बोलता है? अल्पसंख्यकों के बारे में है इसमें। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29। तो इसमें क्या है? ये अपनी जो अल्पसंख्यक हैं अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को संरक्षित करने के लिए कार्य कर सकते हैं। ये बोलता है कि ये अपनी भाषा, लिपि को संरक्षित करने के लिए कार्य कर सकते हैं। वहीं 30 क्या बोलता है? अनुच्छेद 30 बोलता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना। मतलब ये जो है अपनी संस्कृति बढ़ाने के लिए शिक्षण संस्थान वगैरह बना सकते हैं। शिक्षण संस्थान 30 में, और अपनी लिपि को, संस्कृति को या भाषा को अल्पसंख्यक प्रमोट कर सकते हैं, 29 बोलता है। अभी 31 जो है हमारा संपत्ति का अधिकार था, जो कि अभी मूल अधिकार नहीं रहा है। क्या हो गया है ये कानूनी अधिकार है, और अनुच्छेद 300 क यानी भाग 12 में इसको रख दिया गया है। कब से? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको अभी ले गए कहाँ? अनुच्छेद 300 क में, भाग 12 में। तो ये अभी मूल अधिकार नहीं है। पहले 7 थे हमारे मूल अधिकार, अभी यही संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया और अब रह गए 6। चलिए, अनुच्छेद 32 क्या बोलता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब आपने सुना होगा कि एक शब्द आता है कि संविधान की आत्मा। मतलब डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? इसी अनुच्छेद को, इसी अनुच्छेद को। क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। मतलब 5 प्रकार की रिट जारी करता है संविधानों को, मतलब मूल अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए। अगर उनका कोई हनन कर रहा है तो उसके लिए 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। अगर संविधान की आत्मा केवल ऐसे पूछे, संविधान की आत्मा कौन है, तो है प्रस्तावना। और ये पूछे डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, तो है अनुच्छेद 32। चलो देख लेते हैं रिट कौन कौन सी हैं। 5 प्रकार की रिट कौन सी हैं? सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है शरीर प्रस्तुत किया जाए, यानी किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि उस व्यक्ति को सशरीर, मतलब शरीर के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब बंदी जो है उसका प्रत्यक्षीकरण किया जाए, उसको हमारे सामने पेश किया जाए। दूसरी क्या है? परमादेश, मैंडेमस। हम आदेश देते हैं, मतलब सबसे बड़ा आदेश, हम आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी ऐसे पदाधिकारी या सार्वजनिक संस्थान को
आदेश दे सकता है, आदेश जारी कर सकता है कि किस लिए कि वह सार्वजनिक दायित्व का निर्वहन ठीक प्रकार से करे, कि उसको जो काम दिए गए हैं, जो सार्वजनिक दायित्व गए हैं, उसकी जो जिम्मेदारियां उनका ठीक प्रकार से निर्वहन करें। तीसरी है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसको बोलते हैं रोकना, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों ही दे सकते हैं, क्योंकि रिट दोनों जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को, ये प्रतिषेध किसको, अपने जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनको, अधीनस्थ न्यायालय को आदेश जारी करते हैं कि वे इस मामले में अपनी कार्रवाई रोक दें। मतलब कोई पर्टिकुलर मामले में कोई कार्रवाई चल रही है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स द्वारा, तो ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको आदेश देंगे कि इस मामले में आप कार्रवाई को रोक दें, क्योंकि यह मामला उनके क्षेत्राधिकार से बाहर का है, इसलिए ये कार्रवाई रोक दो। ये प्रतिषेध बोलता है। उत्प्रेषण क्या है, सरसरी बोलते हैं या सरसरी बोलते हैं इसको। उत्प्रेषण यानी प्रमाणित होना या सूचना देना। हाँ, उत्प्रेषण का मतलब है कि ऊपर भेजना। इसे हिंदी में तो मतलब समझ में भी आ रहा है। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, जिसको अधिकार नहीं है लेकिन वो कार्य कर देता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस मामले को उच्च अदालत या उच्च अधिकारी को हस्तांतरित करने के लिए आदेश जारी करते हैं। मतलब कोई अधिकारी या कोई अदालत कोई ऐसा काम कर बैठता है जहां उसकी क्षेत्राधिकार नहीं है, तो उत्प्रेषण के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको बोलेंगे कि ये मामला आप ऊपर भेजिए, इसको ऊपर हस्तांतरित करिए, आपके क्षेत्राधिकार से ऊपर का है। अगला है अधिकार प्रक्षा या क्यो वारंटो, यानी ये पूछता है किस अधिकार द्वारा, इसमें पूछा जाता है, इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि आपने जो काम किया है किस अधिकार से किया है। तो क्या है इसमें, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कानूनी हक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अधिकार प्रक्षा इस रिट के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है और पूछता है कि आप इस पद पर किस अधिकार से काम कर रहे हैं। यह है अधिकार प्रक्षा, मतलब अधिकार बताओ। अच्छा, अनुच्छेद 33 में आ जाते हैं। ये 32 के अंतर्गत 5 रिट हो गई। अगला आता है अनुच्छेद 33। तो बताया था ना मैंने, 32 से लेकर 35 तक हैं मूल अधिकार। तो 33 क्या बोलता है, सशस्त्र बलों को प्रदत्त अधिकार। मतलब जो हमारी जो फोर्सेज होती हैं ना, आर्मड फोर्सेज, उनको अधिकार, जो कितने अधिकार दिए जाएंगे, उनको कितने मूल अधिकार दिए जाएंगे। इसमें संसद अथॉरिटी है, वो उसमें फेरबदल कर सकती है, ज़्यादा दे सकती है, कम कर सकती है। तो उसमें सभी अधिकार उनको नहीं प्राप्त होते हैं। चलिए एक मोटा मोटा आइडिया रख लिए, इनको इससे क्वेश्चन आते नहीं हैं। अनुच्छेद 34 ये क्या है, मार्शल लॉ के बारे में आपने सुना होगा। मार्शल लॉ का जो लगाया जाता है ना, तो उसके बारे में, जैसे जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में लगाए जाते हैं ये, तो वो मूल अधिकारों में परिवर्तन कर देता है और उनका अल्पीकरण करता है। तो कितना अल्पीकरण करेगा, ये सब संसद का ही डिपेंड करेगा कि कितना उनको अल्पीकरण या परिवर्तन उसमें अधिकार देती है मार्शल लॉ के तहत फोर्सेज को। तो मार्शल लॉ के बारे में बताता है। अनुच्छेद 35 क्या है, ये क्या है, संसद को ये पावर देता है कि ये जो मूल अधिकार हैं इनको अधिक प्रभावी बनाने के लिए विधि या कानून निर्माण कर सके। मतलब संसद अथॉरिटी है कि मूल अधिकारों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कोई विधि या कानून बना सके। अच्छा, कुछ नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जब अनुच्छेद 352 के तहत 2 कारणों, ध्यान रखना, 2 कारणों कौन कौन से, बाह्य आक्रमण और युद्ध। मतलब अनुच्छेद 352 के तहत ये 2 कारण हों, बाह्य, 352 में क्या है, आपात लगता है, कौन सा, राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, लेकिन 3 तरह से लगता है, कौन, बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह। तो जब पहले 2 कारण कौन से, बाह्य आक्रमण और युद्ध के द्वारा, इन दोनों कारणों के कारण राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 358 के तहत सभी मूल अधिकार स्वतः निलंबित और स्वतः बहाल हो जाते हैं। मतलब जब राष्ट्रीय आपात 352 के तहत 2 कारणों से, कौन से, बाह्य आक्रमण और युद्ध, इन दोनों में से किसी कारण से लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 358 के तहत जो मूल अधिकार है ना, वो स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे और जब खत्म हो जाएगा आपात तो स्वतः ही बहाल हो जाएंगे। लेकिन वहीं जब राष्ट्रीय आपात, तीसरा कारण कौन सा, सशस्त्र विद्रोह, राष्ट्रीय आपात 3 कारणों से लगता है ना, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। जब तीसरे कारण सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 359
अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित अधिकार स्वतः निलंबित और बहाल हो जाते हैं। मतलब 19 में वर्णित जो 6 अधिकार हैं ना, मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको, वो स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे और स्वतः ही बहाल हो जाएंगे। लेकिन अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य को निलंबित या बहाल करने की शक्ति राष्ट्रपति को। मतलब क्या है, थोड़ा समझना इसको गहराई से, कि जब राष्ट्रीय आपात तीसरे कारण सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है, सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपात लगता है, तो क्या होगा, अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित जो मूल अधिकार है ना, 6 मूल अधिकार, वो स्वतः ही निलंबित, और जब राष्ट्रीय आपात खत्म होगा तो स्वतः ही बहाल हो जाएंगे। लेकिन अनुच्छेद और 20-21 को छोड़ा क्यों है, क्योंकि 20 और 21 कभी भी किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं होते हैं, इसलिए 20-21 को छोड़ दिया गया है। और बाकी जो बचे 20-21 को छोड़कर जो बाकी बचे मूल अधिकार हैं, उनको बहाल करने या निलंबित करने को राष्ट्रपति अथॉरिटी है। राष्ट्रपति उनको निलंबित करेंगे और राष्ट्रपति ही उनको बहाल करेंगे। मैंने बता दिया, अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। मूल अधिकार न्याय योग्य हैं, मतलब ये क्या है, अगर इनका हनन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष जा सकते हैं। अच्छा, कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। अच्छा, ये राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी है, मतलब जो राज्य जो काम कर रहा है उनमें अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो उसके अगेंस्ट में ये गारंटी के रूप में दिए गए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हम जा सकते हैं अगर ये लागू नहीं हो रहे हैं, इनका कोई हनन कर रहा है तो। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को मूल अधिकार बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट जो हम यूज करते हैं उसको मूल अधिकार माना है। इंटरनेट को बंद केवल अंतिम विकल्प के रूप, मतलब उसने कहा है कि इंटरनेट को केवल अंतिम विकल्प, लास्ट ऑप्शन के रूप में, जब कुछ ऑप्शन न बचे तब ही इंटरनेट को बंद किया जा सकता है। यानी इंटरनेट हमारा मूल अधिकार है। वैसे सबसे पहले केरल हाई कोर्ट ने इंटरनेट को मूल अधिकार माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर ये बात गई आगे, और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इंटरनेट मूल अधिकार है और इसको केवल तभी इसको रोका जा सकता है, बंद किया जा सकता है, जब अंतिम विकल्प हो, कोई और ऑप्शन ना हो। तो ये हमारे मूल अधिकार समाप्त होते हैं दोस्त। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, शेयर करना, बताना, और कमेंट वगैरह किया करो कैसा पढ़ा रहा हूँ मैं उसके बारे में। आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ और इसमें सुधार चाहते हैं तो बताया करें। चलिए आज यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच।